लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा और आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में। तो चलो मैं फिर से एक बार बताता हूँ, समझो। तो ध्यान से समझना, पहले नॉन साइक्लिक अपन समझेंगे फिर साइक्लिक। और अच्छा चलो फिर एक बात मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे, तो साइक्लिक कब होगी ये बताओ? ये फोटोफॉस्फोराइलेशन साइक्लिक कब होगी? लो, लो सब लोग तो कह रहे थे कि अभी आ गया। बताओ, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन है? अरे मेडिकल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर NADP। अरे क्या बात है, शाबाश लड़की, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट, गुड गुड, ऐसे आंसर दिया करो आप लोग भाई। सर हाँ जी। सर मैंने अभी लॉग इन किया था सर, आप क्या दोबारा बता सकते हैं जो आपने बताया आपने? कुछ नहीं, बस अभी मैंने डायग्राम दिखाया, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन होता है, और कुछ मैंने पढ़ाया नहीं अभी, और ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, मैं इसको फिर से एक बार रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है? लिखवाया नहीं था मैंने, मुझे याद है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि समझो मेरी बात को बहुत ध्यान से। तो अगर NADP, तो यही तो मैंने कहा था कि NADPH फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। अगर NADPH नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन को कौन लेने के लिए खड़ा होगा बताओ? सो अभी ये कोई, साइकिल में वापस चला जाएगा? हाँ तभी तो साइक्लिक में वो वापस चला जाएगा, सिंपल सी बात है। आपको कोई अपने घर में इनवाइट कर, वो बोला कि कोई बात नहीं, आप रोड पे आ जाना, मैं आपको रिसीव करने आ जाऊंगी। अभी आप पहुंचे और वो मिला नहीं, उसने फोन भी स्विच ऑफ कर लिया, क्या करोगे? घर वापस ही आओगे ना। ऐसे ही यस है, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन है? NADPH। LADPH इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये वहां मिला ही नहीं। अब इलेक्ट्रॉन बेचारा क्या करेगा, थोड़ी देर वेट करेगा, वापस आ जाएगा, है ना? तो फोटोफॉस्फोराइलेशन साइक्लिक हो गई, राइट? यही बात समझनी है और कुछ नहीं। देखो फिजियोलॉजी में पूरा एकदम मजे से समझने की चीज है, इसमें रटना सिर्फ आपको साइकिल से याद रखने में, है ना? बाकी सब आपको दिमाग में आ जाएगा। देखो अब होता क्या है, फिर से मैं एक बार रिकैप करता हूं। पहले हम लोग नॉन साइक्लिक की बात करते हैं। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि आसपास वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लिखने का राइट है मेरे पास तो अब काम हो जाएगा। देखो आ ये जो बीच वाला था ये रिएक्शन सेंटर था, हम सबको पता है कि ये रिएक्शन सेंटर है ना? और आसपास के ये जो मॉलिक्यूल है हम लोग इनको क्या बोलते हैं? एंटीना मॉलिक्यूल, यही बोला था ना? ये जो यस पेरिफेरल मॉलिक्यूल है ना, ये लो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेंगे और रिएक्शन सेंटर को दे देंगे। फिर हमने यहां पे देखा कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ना, क्या क्या नाम था इसका? OEC, याद आया? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, याद आया? तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग यस कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? एक वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा, समझते यही बात को? अब ये एक वाटर के मॉलिक्यूल को, वन वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और हाफ ऑक्सीजन निकलेगी, है ना? और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे P680 के पास। P680 ऑलरेडी लाइट से चारों तरफ से एनर्जी इकट्ठा कर चुका है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी सप्लाई कर देगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। तो देखो ग्राफ पे कहा एनर्जी, ये जो दिखा रहा है क्या, ये ग्राफ दिखा रहा है कि हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। उसके बाद सबसे पहले क्या आया, आपका फियोफाइटिन, समझते जाइए, जो मैं सर्किल करूंगा उसी को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका क्या आया, फियोफाइटिन। ये सब क्या है, ये मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड प्रोटीन से बने हुए, मेनली प्रोटीन से बने हुए कुछ कॉम्प्लेक्सेस, है ना? इनमें से कुछ फिक्स है, मतलब इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और कुछ मूव कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है? तो सबसे पहले फियोफाइटिन के पास इलेक्ट्रॉन आया, कुछ एनर्जी कम हुई। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आया प्लास्टोक्यूनिन के पास, है ना? तो प्लास्टोक्यूनिन को हम लोग क्या बोलते हैं, PQ कहते हैं। तो इसके बाद दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉन किसके पास आया, प्लास्टोक्यूनिन के पास आया। PQ कहते हैं, P और कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो PQ के पास इलेक्ट्रॉन आया, थोड़ी और एनर्जी कम हुई, और प्लास्टोक्यूनोन से अब इलेक्ट्रॉन किसके पास आया, साइटोक्रोम B6F, ऐसे लिखते हैं CYT B6F। तो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास आया। अब ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ क्या है समझो। एक्चुअली इस कॉम्प्लेक्स से, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताता हूं। देखो ये जितने भी हम आप देख पा रहे हैं, है ना? समझिए भाई, गौर कीजिए इधर। हम लोग ये जितने भी सब देख पा रहे हैं, तो ये सब कहां पर है, ये मेम्ब्रेन में है कि नहीं बताओ? यस ये सब मेम्ब्रेन में तो लोकेटेड है ना? तो ये फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 हमने सब तो पढ़ा था, ये मेम्ब्रेन में ही लोकेटेड है। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट है ना? ये मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट है, तो ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में सेट है ना?
अब क्या होता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से जब ये इलेक्ट्रॉन पास होगा तो ये क्या करेगा, पास होने के बाई प्रोडक्ट में क्या होगा, कुछ हाइड्रोजन आयंस को मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर की तरफ क्या करेगा, पंप इन कर देगा। क्लियर है? तो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में कुछ हाइड्रोजन आयंस को भर देगा। हमें क्लियर और नॉट? यस 100%। किसी को भी कहीं डाउट हो एकदम फ्रेंकली पूछिए, जबरदस्ती में हाँ नहीं बोलना, ठीक है? देखो मैं ये कह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए, फिजियोलॉजी बिल्कुल टफ नहीं है, बस आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। यहाँ पे आपको 100% अपनी प्रेजेंस यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। देखिए मैंने आपसे कहा कि ये क्या है, ये यहाँ पर, अरे भाई मैंने ये कहा कि ये मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है ना, इस मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस में, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो आप पढ़ रहे हैं ये सब कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपका PS1 यहाँ पे मौजूद है, जितने कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे मौजूद हैं इन मेम्ब्रेन के स्पेस के बीच में। मैंने ये कहा कि ये मेम्ब्रेन का अंदर वाला ल्यूमेन वाला पार्ट है, ये तो ल्यूमेन वाला पार्ट है, मतलब जहां पे स्ट्रोमा भरा हुआ है। अब मैं कह रहा हूं कि जब यहां पे इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F से पास होगा तो क्या होगा, पास होने के बदले यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ हाइड्रोजन आयन यहां से बाहर से एंटर कहां पर जाएंगे, ये मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस यहां पे एंटर कर जाएंगे। अब देखना इसी से ATP बनेंगे, ठीक है? आगे हम लोग पढ़ेंगे कीमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी में। तब तक के लिए इतना समझ लीजिए हाइड्रोजन आयन कहां पे आए, ये जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं ये मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसके अंदर आ गए। अब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से अब कहां पे गया, अब इलेक्ट्रॉन गया किसके पास, प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन को हम लोग, अब एक चीज समझिए, प्लास्टोक्यूनिन से जब ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास में यहां पर जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहां पर ATP का फॉर्मेशन होता है। मैं लिख देता हूं यहां पे क्या होता है, यहां पे ADP से ATP बनता है, तो क्या होता है, एनर्जी का जनरेशन होता है। ADP से ATP बनता है कब, जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनिन को क्रॉस करता है तो ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है, मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। पहली बार एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के चलने से क्या होता है, क्यों चलती है चेन, इस चेन की वजह से जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP प्रोड्यूस होते हैं उसी तरह से यहां पर भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है। क्लियर है? ठीक। यस अब साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स से, अब देखिए ये वाला फोटो सिस्टम सेकंड था। प्लास्टोसाइनिन क्या करता है, प्लास्टोसाइनिन लेकर के आता है कहां से, फोटो सिस्टम 1 से सेकंड पे, अब सॉरी फोटो सिस्टम सेकंड से 1 पे। अब फोटो सिस्टम 1 जो कि P700 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखिए, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, समझते जाइए। अभी ग्राफ ऊपर था, अब धीरे धीरे एनर्जी इलेक्ट्रॉन की डाउन होती आ रही है। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डाउन हो गई तो ये ग्राफ अब नीचे की तरफ आ गया, है ना? अब उसके बाद क्या हुआ, P700 के पास जैसे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, इसने भी वही काम कर रखा है, चारों तरफ से जो पेरिफेरल आपके एंटीना पिगमेंट है, कुछ इन्होंने एनर्जी ले रखी है और रिएक्शन सेंटर पे पहुंचा। रिएक्शन सेंटर में फिर से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी गई कि जाओ भाई फिर से जाओ। फिर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी की वजह से जंप करता है, जंप करने के बाद फिर से हायर लेवल पे पहुंच गया। अब देखिए ग्राफ कैसा बन गया, जेड। इसीलिए जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको जेड स्कीम कहते हैं। क्योंकि एनर्जी का जो ग्राफ है, जब हम एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ग्राफ पेपर में दिखाते हैं तो जेड का स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको जेड स्कीम कहते हैं। क्लियर है? अब यहां पे इसके बाद क्या हुआ, यहां पर ये A0 जो आपको दिखाई दे रहा है ना, A0 जिसको हमने कहा, ये A0, इसके पास इलेक्ट्रॉन गया। ये क्या है, ये स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ना, मोडिफाइड क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल। ये क्या है, स्पेशल मोडिफाइड क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल। इसके बाद क्या हुआ, ये किसके पास जाता है, ये जाता है किसके पास, जाता है FeS के पास। अब ये जो फिलोक्यूनिन है ना, इसके बाद एक फिलोक्यूनिन करके है जिसको हमने A1 कहा, फिलोक्यूनिन के पास जाता है। फिलोक्यूनिन के पास जाता है आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाता है। अब आयरन सल्फर प्रोटीन क्या है, अगला याद रखेंगे, तो क्लोरोफिल A के बाद सीधे याद रखेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन, इसे बोलते हैं हम लोग FeS। तो FeS के पास जाता है, FeS के पास से फिर जाता है दूसरे कॉम्प्लेक्स में फेरिडॉक्सिन के पास जाता है। फेरिडॉक्सिन के पास से जाता है किसके बाद, फ्लेवोप्रोटीन के पास में। फ्लेवोप्रोटीन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है NADP के। NADP को जब इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो NADP H के साथ, मतलब हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करके NADPH बना देता है। ये NADPH जिसने फाइनली इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब ये क्या करता है, ये आगे जाके केल्विन साइकिल में चला जाता है। अब ये केल्विन साइकिल क्या है, कैसे चलती है, ये हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। केल्विन साइकिल का मतलब होता है डार्क रिएक्शन,
और अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे क्या है, लाइट रिएक्शन। केल्विन साइकिल इज डार्क रिएक्शन। तो NADPH मतलब जो प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन में बना, आखिर फोटोसिंथेसिस दो पार्ट से मिलकर बना है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है जिससे NADPH मिला। इसके बने हुए प्रोडक्ट को कहां पे यूज किया जाता है, डार्क रिएक्शन में यूज किया जाता है। किसमें यूज करते हैं, केल्विन साइकिल में यूज करते हैं। केल्विन साइकिल क्या है, दैट इज फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं केल्विन साइकिल, दैट इज डार्क रिएक्शन। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? यस सर। बहुत बढ़िया, अगर ये बात समझ में आ गई। और अब समझिए, NADP से NADPH बना, तो एक NADP कितने ATP के बराबर होता है? 1 NADH have equivalent energy to 3 ATP। क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप इसको नोट कर लीजिए। और अगर ये चीज आपको इतनी याद हो गई तो समझिए आपको फोटोफॉस्फोराइलेशन पूरा समझ में आ गया। देखिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, वरना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और मैं आपसे बिल्कुल बोलूंगा कि बीइंग ए गुड स्टूडेंट यू मस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक एज वेल। ठीक है, यस। नोट कर लिया? यस। तो अब हम लोग आगे, अब आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा बड़ा इसमें कुछ नोट कर लीजिए। अगर आपके स्कूल में पूछा जाएगा, हालांकि ड्रॉ करने के लिए आएगा, और नीट में क्वेश्चन आएगा तो बस यही पूछा जाएगा कि किससे किसको ट्रांसफर होता है, कहाँ पे ट्रांसफर होता है वगैरह। अगर आपको याद है तो आप नीट का क्वेश्चन कर लें। ठीक है, नोट करिए। नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक, आई एम सॉरी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन is carried out in collaboration of both Sir, could you carried non-cyclic photophosphorylation, non-cyclic photophosphorylation is carried out in the collaboration of both photosystem 1 and second, in collaboration of both photosystem 1 and second, full stop। और जो लोग लेट आते हैं उनको मैं बोलूं कि आपको उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी अगर आप स्टार्टिंग का 5 मिनट मिस कर दोगे। आपको 5 मिनट तो एक्लेमेटाइज होने में लग जाते हैं। तो प्लीज बी ऑन टाइम। मैं 4 मिनट तो वेट करता हूं, सबका वेट करता हूं 4 मिनट। कि अगर किसी के इंटरनेट की कनेक्टिविटी कम है, कम अच्छी है, या आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे, सिस्टम आपका देर में ओपन हो रहा है, तो एटलीस्ट आप ज्वाइन करो, लेकिन प्लीज बी ऑन टाइम। क्योंकि देखो, आगे मेरे पास भी स्पेस नहीं होता ना, नेक्स्ट क्लास मुझे भी लेना होता है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अपने 5 मिनट लूज कर दिए तो मैं आपको दोबारा से समझा दूं। ठीक है, तो प्लीज टाइम पे आया करिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन रिलीज ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये मैं बता ही चुका हूं, इसको फोटोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर is taken by PS second, that is P680। फुल स्टॉप, इसी में लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन get energy from reaction center equivalent to 23 किलो कैलोरी पर मोल, अप्रोक्सीमेटली इतनी एनर्जी देता है। ठीक है, इक्विवेलेंट टू, मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार देखा इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया, वरना जरूरत नहीं थी। तो हार्डली रेयरली मैंने अभी तक एक ही बार क्वेश्चन पूछा जहां पे ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी पूछ ली गई है ना। तो वंस इन अ व्हाइल ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट दे आर नॉट रेगुलर। एनर्जी इक्विवेलेंट टू 23 किलो कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट पॉइंट,
Now electron, third point, now electron passes through a series of electron carrier. Now electron passes through a series of electron carrier. Pheophytin, PQ, cytochrome B6F, and plastocyanin, PC कहते हैं इसको, and plastocyanin, फुल स्टॉप, इसी में लिखेंगे. While passing through these carrier, electron loses its energy and while passing through this carrier, electron loses its energy and ATP synthesis takes place. Next point, fourth point, PC handed over electron to PS1, PC handed over electron to PS1, that is P700, it again gets energy from reaction center, full stop. Next point, from PS1, electron passes through electron carrier, FES, FD, ferredoxin, FES, FD, and then flavoprotein gives electron to NADP plus. Flavoprotein gives this electron to NADP plus. Next point, NADP plus combined with hydrogen ion. अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर जो भी दे देगा मैं समझ लूंगा सुपर बॉय सुपर गर्ल है. इस NADP, मेरी एक बात को ध्यान समझिएगा, इस NADP प्लस को जो हाइड्रोजन मिला ये कहां से आया? देखते कौन बता सकता? सर जो लाइट रिएक्शन हुआ था उससे. लाइट कहां पर बेटा? सर जो क्लोरोफिल में हुआ था. ये वाले क्या पंपिंग वाले? सर जो बेसिकली लाइट रिएक्शन में मिल गए थे, जो डिएसोसिएट हुआ था वाटर. स्ट्रोमा में जो हाइड्रोजन होता है उनसे. कहां से? तो स्ट्रोमा में जो हाइड्रोजन होता है. नहीं. अंशिका, यू आर क्लोज टू द आंसर, बताओ. सर जो वाटर से जो वाटर डिसोसिएट हुआ था उससे. बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड. अब ये सुपर गर्ल बन गई भाई, आज तो कमाल कर दिया इसने तो. बहुत बढ़िया. ये वाटर का ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, यही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे आया. ठीक है, बस अगर इतना समझ में आ गया तो नीट का सब क्वेश्चन हो गया आपका समझ. बस इतनी समझ डेवलप करनी है. मेडिकल का क्वेश्चन इससे टफ नहीं होता, आप बिलीव ऑन मी. आप देख लीजिए, इससे बाहर जो हमने पढ़ा, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आया होगा. आप में से लिखवा लीजिए अगर इतनी समझ आपको डेवलप हो गई. बच्चे फिजियोलॉजी में सबसे ज्यादा, प्लांट फिजियोलॉजी में बच्चे डरते हैं सबसे ज्यादा.
कोई भी मेडिकल का जो इवन किसी भी इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रखा हो, इंडिया की कोई भी टॉप इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रखा हो, सब बच्चे इसी से डरते हैं। आई हैव एनकाउंटर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, तो सबका डर यही होता है। डर का चक्कर क्या है कि आप इसको समझना, इसको याद नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप में से जो लोग बिल्कुल वेल डिटरमाइंड है कि जिनको मेडिकल निकालना है, देना नहीं है, मेडिकल देना अलग चीज, मेडिकल निकालना है, उसे क्या करना है, ये डायग्राम एज इट इज जो मैंने आपको समझाया है, इस पूरे डायग्राम को छाप देना है किसी पेपर में, चिपका देना है। ठीक है, अभी आपको दिमाग में होना चाहिए, या आपके दिमाग पे उस, अब ये नहीं दीवार पे चिपका के उसे मतलब शोकेस नहीं करना है, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना है और तब तक ही चिपकाए रखना है, तब तक याद नहीं हो जाएगा। टारगेट करो 15 दिन में याद करके फेंक देना इसे, फाड़ के। ठीक है, सो दैट्स दिस इज द ओनली वे टू लर्न फिजियोलॉजी। ओके ग्रेट, सो नोट करेंगे। तो मैंने लिखा है NADPH कंबाइन विद हाइड्रोजन आयन। सर आपने NADP प्लस बोला था। हाँ, NADP प्लस combined with hydrogen ion released by, underline करो, combined with hydrogen ion released due to photolysis of water and reduces to NADPH. This is called जेड स्कीम। ये था नॉन साइक्लिक। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछिए। किसी को भी कहीं पे भी किसी तरह का कोई डाउट हो, पूछिए प्लीज, अगर आपका कहीं भी कोई क्वेश्चन है। और नहीं है तो बताओ, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। डन, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा नॉन साइक्लिक। अब आते हैं हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। एक सेकंड में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ, गिव मी वन सेकंड। साइक्लिक वाला साइटोक्रोम B6। एक सेकंड दीजिए, मैं भी आपको बताता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसे ही आपको समझ में आ जाए पूरा। चलो, ठीक है, देखो तो क्या आपको दिखाई दे। देखो, ये वाला है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, है ना।
अब मैंने आपसे क्या कहा कि P700 से, है ना, अब P700 से इलेक्ट्रॉन चलता है और ये इलेक्ट्रॉन, है ना, कहाँ गया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको कि हमने क्या कहा, A0 मॉलिक्यूल कहा था, मतलब ये स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। फिर फेरिडॉक्सिन के पास बना, फिर किसके बाद गया? फेरिडॉक्सिन के पास। अब फेरिडॉक्सिन इसको आगे ट्रांसफर कर दे रहा था, है ना, तो फेरिडॉक्सिन फर्दर इसको ट्रांसफर कर रहा था किसको? थियोफाइटिन, और थियोफाइटिन दे रहा है किसको? NADPH। अब जब NADPH नहीं होगा तो फेरिडॉक्सिन वापस कर देगा किसको? प्लास्टोक्यूनिन को। किधर वाले को? पीछे वाले को, प्लास्टोक्यूनिन को। प्लास्टोक्यूनिन जब फेरिडॉक्सिन से प्लास्टोक्यूनिन के पास में, है ना, वापस आएगा इलेक्ट्रॉन, तो ADP से ATP बनेगा, मतलब एनर्जी का जनरेशन होगा। इसके बाद प्लास्टोक्यूनिन के पास आने के बाद साइटोक्रोम B6F पे आ जाएगा, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास में, है ना, फिर से साइटोक्रोम को जब क्रॉस करेगा, हमें तो पता है पहले ही कि साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास से जब ट्रांसफर हो रहा था, तो यहाँ पे ADP से ATP बन रहा है, दोबारा ATP बनेगा। इसके बाद प्लास्टोसाइनिन के पास आ जाएगा और फिर से वापस आएगा P700 में। तो इलेक्ट्रॉन P700 से चला था और P700 में फिर से वापस आ गया। ये कब होगा? इन दी deficiency of NADP+। जब NADP+ नहीं होगा तो इस डेफिशिएंसी के टाइम पे कैसा होगा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। इसमें एनर्जी का जनरेशन थोड़ा कम होता है, सिर्फ यही फर्क है, बाकी कोई डिफरेंस। और इसमें सिर्फ एक ही भाग पार्टिसिपेट करता है, P700, दैट इज फोटो सिस्टम 1 पार्टिसिपेट करता है, PS सेकंड पार्टिसिपेट नहीं करता। क्लियर है भाई? यस। ओके, यस ग्रेट। सर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको नोट करा देता हूँ। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, हेडिंग डालेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं पहला पॉइंट दिखा रहा हूं, ध्यान से सब लिखिएगा। इट अकर्स अंडर दी, कब होता है ना, यही क्वेश्चन है। इट अकर्स अंडर द कंडीशन ऑफ लो लाइट इंटेंसिटी when it occur the under condition of low light intensity, low light intensity, low light intensity, when wavelength is longer than 680, when wavelength is longer than 680 nanometer। क्यों भाई? मतलब जब 680 से ज्यादा की वेवलेंथ होगी तो P680 काम करेगा ही नहीं, क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ हो जाएगा। अब P680 तो काम नहीं करेगा, अब कौन काम करेगा? P700 ही सिर्फ काम करेगा। and when CO2 fixation, when CO2 fixation is inhibited, मतलब जब CO2 का फिक्सेशन बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। In the nutshell, it takes place when NADP+ is absent. NADP+ is absent. In the nutshell, it takes place when NADP+ is absent. Next point. Electron is, next point है, electron is extruded from P700 and get electron is extruded from P700 and get 23 kilocalorie per mole energy, and get 23 kilocalorie per mole energy. Full stop. Electron, next point,
electron is taken by primary acceptor and then pass through series of carrier FD pyridoxine, comma plastoquinine, comma cytochrome B6F and cytochrome B6F and PC, which further gives back electron, PC, which further gives back electron to PS second. Next point. When electron passes through cytochrome complex, and plastoquinine, formation of ATP takes place. Okay. So this was cyclic photophosphorus. Clear है? All clear? Yes sir. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन नई वाली एनसीईआरटी में शायद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है. न्यू एनसीईआरटी में शायद आपकी एनसीईआरटी में हो सकता है क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन अलग से दे रखा है क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ऐसा कुछ दे रखा है क्या अलग से? Yes, the electron transport दिया हुआ है. Yes sir. इससे कुछ डिफरेंट डायग्राम बना हुआ है? No sir, उसमें Z scheme of light reaction. अच्छा ठीक है. चलो अब देखो फिर से मैं अब इसके बाद मैं आपसे आगे से जो आपको समझाने वाला हूँ बहुत ध्यान से समझना. ठीक है. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कीमोऑस्मोटिक थ्योरी. ठीक है. कीमोऑस्मोटिक थ्योरी क्या है? ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से एटीपी आखिर बनते कैसे. ठीक है. कीमोऑस्मोटिक थ्योरी ये बताती है कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं इन कैरियर्स के थ्रू, तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो आखिर एटीपी बनता कैसे. तो कीमोऑस्मोटिक थ्योरी एक थ्योरी है जो ये बताती है कि एटीपी की सिंथेसिस आखिर हो कैसे रहे. ठीक समझिए. अब मैं आपको अपनी तरह से समझाता हूं. लेट मी सर्च अ डायग्राम. ठीक. मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं है ना. उससे पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी और पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि आखिर एटीपी बनता कैसे. डायग्राम सबको क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है ना? Yes sir. ये नॉन साइक्लिक वाला है दिया हुआ है ना. इसी से हमको कहानी समझ में आ जाएगी. समझो. तो मैंने आपसे कहा थोड़ा सा कुछ मैं इसमें ऐड ऑन करता हूं. तो थोड़ा सा मैं वैल्यू एडिशन करता हूं उसमें, आपको और अच्छे से समझ में आएगा. तो ये हो गया भाई साहब हमारा क्लोरोप्लास्ट है ना. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो हमारे हैं ये क्या है? ये हमारे थैलाकॉइड है कि नहीं? Yes sir. और पूरा खेल इन्हीं थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है. और हम इस थैलाकॉइड को और क्या करते हैं? इनलार्ज करके देखते हैं. अब देखिए. तो थैलाकॉइड जो मेम्ब्रेन है, ये थैलाकॉइड के बीच में स्पेस है. ये वाला पार्ट थैलाकॉइड के बीच में स्पेस है. यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन है वो हाई है. समझिए.
अब होता क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुई। अब जब वाटर का मॉलिक्यूल जैसे ही ब्रेक हुआ तो यहां पर हाइड्रोजन आयन, 2 हाइड्रोजन आयन निकल के आए, और ये हाइड्रोजन आयन कहां जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, यहीं पे इकट्ठा हो जाएंगे। फाइनली जिनको NADPH ले लेगा, ठीक है ना, लेकिन कब लेगा, जब ये इस मेम्ब्रेन से निकल के बाहर आ जाएंगे। समझते जाइएगा मेरी बात को भाई, बहुत ध्यान समझिएगा। जब ये पूरी मेम्ब्रेन से बाहर निकल करके आएंगे तभी तो भाई इनको ये लेगा। ये पूरी मेम्ब्रेन है, ये पूरा मेम्ब्रेन सिस्टम है, और इस मेम्ब्रेन के दायरे से ये बाहर निकल करके आएंगे भाई साहब, तभी तो इनको कोई रिसीव करने आएगा, है ना। तो ये जब इनको रिसीव करने के लिए तो कैसे होगा, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन तो आप देख पा रहे होंगे यहीं पर बन गए, तो हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन हुआ, ये देखो 2 हाइड्रोजन आयन बने। इसके बाद मैंने आपको बताया कि साइटोक्रोम B6F, याद आया, साइटोक्रोम B6F जैसे इसको क्रॉस करेगा इलेक्ट्रॉन तो 2 हाइड्रोजन आयन और पंप इन हो गए, ये 4 हाइड्रोजन आयन हो गए। बोलो हुए कि नहीं हुए? यस। यही तो मैं आपसे कह रहा था कि वहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक में जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे साइटोक्रोम, अब देखिए ये आपका मेम्ब्रेन के बीच में प्लास्टोक्यूनिन है, ये मूव कर सकता है, ये साइटोक्रोम B6F है, ये मूव नहीं कर सकता, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। प्लास्टोसाइनिन ये मूव कर सकता है, और फोटोसिस्टम ये NADPH नहीं मूव कर सकता, FD मूव कर सकता है। इस तरह से कुछ मूव करने वाले, कुछ नॉन मूव करने वाले। अब क्या हुआ, यहां से सीरीज से इलेक्ट्रॉन चले गए। अब कहानी यह है कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन, तो हर बार जितनी बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बनेगी उतनी बार हाइड्रोजन आयन इकट्ठा हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। और मेम्ब्रेन के बाहर कैसा है, स्ट्रोमा में, ग्रेना में भाई साहब समझिए, ग्रेना में हाई है ना, और स्ट्रोमा में कैसा है, लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। अब ये चारों तरफ हाइड्रोजन आयन मेम्ब्रेन में कहीं से लीक आउट नहीं कर सकते। एक ही वॉल है, जैसे प्रेशर कुकर में सीटी लगी होती है ना, विसिल, वहीं से ऑक्सीजन, वहीं से प्रेशर निकल सकता है, वहीं से स्टीम निकल सकती है। वैसे यहां पर भी एक प्रेशर कुकर पे विसिल लगी हुई, सीटी लगी हुई है, इधर ही से हाइड्रोजन निकल सकता है। ये क्या है, ATP सिंथेज एंजाइम। तो हाइड्रोजन आयन लीक होते हैं, जब 4 हाइड्रोजन आयन लीक होते हैं ATP सिंथेज एंजाइम से, तो एक ADP से ATP की सिंथेसिस होती है। समझ आया क्या? यस। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के चलने से हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बनता है, हाइड्रोजन आयन फिर लीक होते हैं जिससे ATP बनते हैं। इसी को कीमोऑस्मोटिक थ्योरी कहा जाता है। और ये हाइड्रोजन आयन जो लीक हो गए कहां गए, ये ATP तो केल्विन साइकिल में यूज हो गया, ये हाइड्रोजन आयन जो लीक हुए कहां चले गए, अब समझ आया, NADPH से NADPH बन गया। क्लियर है? यस। यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी को 0.1% भी डाउट हो पूछिए, क्रिस्टल क्लियर हो तभी हाँ बोलिएगा। सबको क्लियर है? यस। रोशनी समझ आया? यस सर आगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अलमाई बोलो भाई, अलमाई समझ आया? लीजा क्या हुआ, सो गए यस क्या? सर, समझ आ गया। ग्रेट ग्रेट। अलमाई क्या हुआ भाई, सो गए? नहीं, सब लोग भाई रिप्लाई दो, कुछ लोग है नहीं रिप्लाई नहीं करते। ठीक है चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। मैं एक डायग्राम आपको और दिखाता हूं, है ना। हालांकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम, ठीक है, जिससे जो पूरी कहानी एक्सप्लेन कर देता है। एक और दिखाऊंगा, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब आगे चलते हैं। कीमोऑस्मोटिक थ्योरी बड़ा सिंपल तरीके से आपको इसमें दिया गया, वो डायग्राम मैं नहीं दिखाऊंगा, वो बकवास है, NCERT में बना हुआ है, बहुत ज़्यादा ही बेसिक टाइप डायग्राम है। तो एक डायग्राम और दिखा देता हूँ आपको, तो आपको और कहानी ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी। सिंपल है, वैसे बात यही है। देखो ये डायग्राम भी वही बात एक्सप्लेन करता है कि
इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन चला, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले पहुंचा कहाँ पे, ये हाइड्रोजन आयन पंप है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है FADH2 से, है ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, अलग अलग उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। फिर एटीपी सिंथेज ये एक्चुअल बन जाएंगे। जब हाइड्रोजन आयन यहाँ से मूव लीक आउट होते हैं तो क्या होता है, ये इस तरह से रिवॉल्व होता है, इस तरह से रिवॉल्व होता है, बिल्कुल जैसे दिया हुआ है बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। और ये आगे वाला जो इसका हेड होता है, जब ये रिवॉल्व होता है तो एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और 4 हाइड्रोजन आयन जैसे लीक हो जाते हैं तो एक एटीपी से एक एटीपी बन जाता है। ठीक है, चलो कीमोऑस्मोटिक थ्योरी, तो चलो इस पर नोट कर लो कि कीमोऑस्मोटिक थ्योरी, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी was proposed by कीमोऑस्मोटिक थ्योरी, ये एनसीईआरटी में बना होगा। कीमोऑस्मोटिक थ्योरी was proposed by मिशेल। ये क्वेश्चन भी 2 बार मैंने देखा है, क्वेश्चन पूछा गया, MITCHELL, कि किसने दिया था कीमोऑस्मोटिक थ्योरी, गिवन बाय मिशेल in 1961। electron transport takes place, electron transport takes place in both photosynthesis, and electron transport takes place in both photosynthesis and respiration. Full stop. Next point. It develops gradient. It develops gradient of hydrogen. It develops gradient of hydrogen inside the thylakoid membrane. Full stop. Next point. When these electron leaks out, sorry, when these hydrogen ion leak out from the ATP synthase enzyme, when these hydrogen ion leak out from the ATP synthase enzyme to stroma, synthesis of ATP molecule, synthesis of ATP molecule takes place. Synthesis of ATP molecule takes place. ठीक भाई? Yes. ओके, अब क्या है? हाँ, कैल्विन साइकिल। अब देखो कैल्विन साइकिल, ठीक है, देखिए फ्रेंच सॉरी, एक सेकंड और दो मुझे फिर।
अब लाइट रिएक्शन में जो भी बनता है उसका डार्क रिएक्शन में यूटिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, अब यहाँ पर क्या है कि लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों मिला के आप कहते हो कि ये फोटोसिंथेसिस है। तो लाइट रिएक्शन में क्या बना, बोलो एटीपी बना कि नहीं बना? बना ना? यस सर। एनएडीपीएच बना, ठीक यस है ना? एटीपी और एनएडीपीएच दोनों कहाँ यूज हो गए? केल्विन साइकिल में। और केल्विन साइकिल कहाँ पे हो रही है? स्ट्रोमा में, है कि नहीं? यस सर। तो डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है? स्ट्रोमा में हाँ, और लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है? और थाइलाकॉइड्स के बीच। राइट, ग्रेना में, है ना? तो ग्रेना में या थैलाकॉइड के बीच में, मतलब ग्रेना में लाइट रिएक्शन हो रही है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रही है। लाइट रिएक्शन वो कुछ चीजें बना रहा है, वो कुछ रॉ मटेरियल बना रहा है जिसकी जरूरत है किसमें? केल्विन साइकिल में, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन तो अगर लाइट रुकेगी तो डार्क रुक जाएगी अपने आप, ठीक है? लाइट रिएक्शन में देखो, अब डार्क रिएक्शन ने क्या किया, केल्विन साइकिल ने क्या किया, एनएडीपीएच को यूज करके एनएडीपी में कन्वर्ट कर दिया। ये फिर से कहां चला गया? लाइट में, फिर वापस आ जाएगा। ऐसे इसने इसको एडीपी में कन्वर्ट कर दिया, फिर से कहां जाएगा? लाइट रिएक्शन से एडीपी में। ये रिलेशनशिप है बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शन, और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट? फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन में वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया जाता है, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से क्या बन जाता है? शुगर बन जाती है। तो शुगर मतलब फूड का फॉर्मेशन कहां होता है? डार्क रिएक्शन से। और ऑक्सीजन कहां से निकलती है? लाइट रिएक्शन। अब समझ आया? क्लियर है? एकदम Yes, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है? यस इसका भी स्क्रीनशॉट लो, है ना? और हम लोग पढ़ते हैं केल्विन साइकिल। ठीक, यस अब देखो केल्विन साइकिल आपको बताता हूं मैं, केल्विन साइकिल क्या है। अब इसी डार्क रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकली जब केमिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको केल्विन साइकिल कहते हैं, और या उसी को हम लोग C3 साइकिल को। कहां चलती है ये तो आप लोग स्मार्ट हो, आप समझ गए। एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए केल्विन साइकिल कितनी बार चलती है? एक बार पूरी केल्विन साइकिल चलती है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितनी बार चलेगी? भाई, एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए एक बार चलती है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 6 बार तो चलेगी। यस सर। देखो, ग्लूकोज बनने के लिए, मतलब शुगर बनने के लिए कितने कार्बन चाहिए? 6 तो केल्विन साइकिल कितनी बार चलनी पड़ेगी? केल्विन साइकिल को कितनी बार चलना पड़ेगा? 6 टाइम्स। राइट, ये बात याद रखना है। एक बार जब केल्विन साइकिल पूरी चल जाती है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का, एक कार्बन डाइऑक्साइड से एक कार्बन का मॉलिक्यूल फिक्स हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें मैं हाइड कर दूंगा, ये जो दिया हुआ है ना, ये इसको हाइड कर देंगे, ये हर बार, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, 12 ये 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 12, मतलब 2 बनेंगे, यहाँ पे भी 2 बनेंगे, ये भी 2 बनेंगे, ये भी 2 बनेंगे, ये भी 2 ही निकलेंगे। फिर
हो जाएगा। ट्रिब्लोज 5-फॉस्फेट, एक ATP से एक ADP बनेगा। ट्रिब्लोज 5-फॉस्फेट, ठीक है, समझो। इसका स्क्रीनशॉट लेना आप लोग। अब मेरी बात समझते जाइए। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर से आया, तो एक कार्बन, और हमारे पास पहले से एक केमिकल है, उसका नाम है RuBP, रेबुलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, RuBP कितने कितने कार्बन से मिलकर बना है? 5 कार्बन से। देखो 5 कार्बन से मिला है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो रेबुलोज बाइफॉस्फेट और 2 फॉस्फेट हैं। तो RuBP 5 कार्बन से मिलकर बना हुआ है, और छठा कार्बन ये वाला। तो दोनों मिलकर के कितने 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, है ना। तो दोनों के मिलने से क्या बनता है? 2 फॉस्फोग्लिसरेट। तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट किससे बना है? 3 कार्बन से बना है। कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल। टोटल कार्बन कितने हो गए? 6 हो गए कि नहीं हो गए? यस। तो देखो, इस प्रोसेस में सबसे पहला जो कंपाउंड बना वो कितने कार्बन से बना हुआ है? 3C कंपाउंड है ना, 3 कार्बन से बना हुआ है। इसीलिए केल्विन साइकिल को क्या कहा जाता है? तो C4 साइकिल, ना भाई, C3 साइकिल। ठीक है, इसको हम C3 साइकिल बोलते हैं, क्योंकि पहला क्या है? पहला जो कंपाउंड है 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है, ये 3 कार्बन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनते हैं, और कितने? तो 2 3 जा 6 कार्बन हो गए। ठीक है, अब देखो 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, G3P बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी क्या है? 3C कंपाउंड है, 3 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है। और इसके भी कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो 3C इंटू 2, राइट। लेकिन PGA से G3P बनने में 2 ATP से 2 ADP, मतलब क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, 2 NADPH से 2 NADP, तो एनर्जी क्या होती है? कंज्यूम होती है। तो टोटल कितने ATP यहां पे खर्च हो गए? 2 ATP। मैंने बताया था 1 NADH इज इक्वल टू कितने ATP? अरे भाई, अभी तो बताया था 2 NADH इंटू 3 कितना हुआ? 6 ATP। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो बताया कि एक NADH बराबर कितने होते हैं? 3 ATP मॉलिक्यूल होते हैं। नहीं क्लियर है ना? यस। तो टोटल कितने एनटीपी कंज्यूम हो गए? 8। ठीक है, अब क्या हुआ? इसका मतलब फूड बनने की प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अब क्या बन गया? G3P बन गया। इस G3P से एक कार्बन निकाल लिया जाएगा, समझिए बात को। तो यहां पर टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं। इनमें से एक कार्बन का मॉलिक्यूल निकाल दिया जाएगा और ग्लूकोज को दे दिया जाएगा। अब एक कार्बन का मॉलिक्यूल फिक्स हो गया। आगे अब यहाँ पे 6 कार्बन के मॉलिक्यूल थे, इनमें से एक कार्बन का मॉलिक्यूल निकल गया। कितने बचे? 5 कार्बन मॉलिक्यूल। तो क्या बना? रिबुलोज बाइफॉस्फेट बना। ठीक है, रिबुलोज फॉस्फेट बना, सॉरी रिबुलोज फॉस्फेट बना। रिबुलोज फॉस्फेट कितने कार्बन से बना है? 5C कंपाउंड। फिर रिबुलोज फॉस्फेट रिबुलोज बाइफॉस्फेट बनता है, और एक ATP फिर से खर्च हो जाता है, ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है। रिबुलोज बाइफॉस्फेट फिर से एक कार्बन का मॉलिक्यूल लेता है। तो RuBP का क्या काम होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता है, वापस लेकर के आता है, यहाँ छोड़ देता है, और फिर खुद में वापस आता है। इस पूरी साइकिल को हम लोग केल्विन साइकिल बोलते हैं। इसको केल्विन मेल्विन ने डिस्कवर किया था, उनको इस बात के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। बताओ भाई, देखो और बताओ जिसको ना समझना है। बताएं भाई। बोलो भाई, कुछ तो बोलो, हाँ ना, कुछ तो बताइए। आया नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया, पूरा आ गया। देखो कहीं पे डाउट हो पूछो। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए शॉर्ट। बिल्कुल, एक बार और रिपीट कर देंगे। एक बार और बता देता हूँ।
यहाँ पे सबसे पहले इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में स्ट्रोमा में एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है RUBP। फुल फॉर्म क्या है? रिबुलोज बाइफॉस्फेट। ये 5 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से जो आई है उसका एक कार्बन ले लेता है और 6 कार्बन में कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। अब ये 6 कार्बन का कंपाउंड जो है वो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं PGA, फॉस्फोग्लिसरेट बोलते हैं। 2 PGA के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो एक RUBP और एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं? 2 PGA के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो 2 PGA बना। अब 2 PGA से बनता है क्या? G3P। G3P भी 3C कंपाउंड है और ये भी 3C कंपाउंड। लेकिन जब PGA से G3P बनता है तो 2 ATP खर्च होते हैं और 2 NADPH खर्च होते हैं। एक NADPH का मॉलिक्यूल 3 ATP के बराबर होता है ना? तो यहां पर टोटल कितनी वैल्यू पैदा हुई, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो गई? 6 ATP के बराबर। तो 2 ATP कंज्यूम हो गए, 3 NADPH, तो टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई? टोटल 8 ATP के बराबर एनर्जी कंज्यूम हो गई, राइट? इतनी एनर्जी खर्च हो गई। अब क्या हुआ? ये G3P मॉलिक्यूल जो है ये 2 मॉलिक्यूल है, तो टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 में से एक कार्बन चला जाता है ग्लूकोज के बनने के लिए, शुगर के बनने के लिए, फॉर्मेशन के लिए। अब 6 में से एक, मतलब 6 में से एक कार्बन चला गया, 1 कार्बन चला गया, तो 5 कार्बन बचा। अब ये 5 कार्बन से बने हुए कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? RU। इसका नाम है रिबुलोज फॉस्फेट। रिबुलोज फॉस्फेट फिर से ATP को ADP में कन्वर्ट करता है, एक और फॉस्फेट इसको मिल जाता है और रिबुलोज बाइफॉस्फेट बना लेता है। ठीक है, पहले वाली प्रोसेस को, पहले ऊपर वाली जो प्रोसेस है, तो पहले वाली प्रोसेस में आप देखेंगे कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई का, है ना? तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? कार्बोक्सिलेशन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मिल जाना, ऐड हो जाना, कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। दूसरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पर देखिए, NADPH से NADP बना, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? रिडक्शन होने के बाद यहाँ पे कार्बन ट्रांसफर हो गया, दोबारा से RUBP ने अपना काम कर दिया, कार्बन दे दिया ग्लूकोज को और खुद वापस आ गया, मतलब फिर खुद से RUBP फिर से बन गया। तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। तो 3 स्टेप में ये पूरी प्रोसेस होती है। सेकंड, एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड। अब बोलो, क्लियर है? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इस वाले डायग्राम को जो मैंने आपको बताया, स्कूल में पूछा जाए तो भी आप यही लिख के आइएगा और आप याद रखिएगा, ठीक है? और मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा, यस। नोट करिए। कार्बोक्सिलेशन, सॉरी, नोट करेंगे। केल्विन साइकिल was discovered by Calvin cycle was discovered by Calvin and co-worker. Calvin cycle was discovered by Calvin and co-worker in 1955. In 1955. Full stop. It was discovered in a green algae. It was discovered in a green algae, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लोरेला पढ़ चुके हैं ना, क्लोरेला एंड सेंडेस्मस। क्लोरेला एंड सेंडेस्मस, ये मैंने लिख दिया, SCENDESMUS, सेंडेस्मस, दोनों ग्रीन एल्गी। It was discovered in chlorella and Sandesmus with the use of carbon 14. With the use of carbon 14. Next one. Process takes place in 3 steps. Process takes place in 3 steps. First, carboxylation.
in this step, primary acceptor of carbon dioxide, in this step, primary acceptor of carbon dioxide is RUBP, which trap the CO2 molecule, and formation of two molecule of PGA takes place, and formation of two molecule of PGA takes place. This reaction is, अब देखो, रिबुलोज बाइफॉस्फेट 2PGA में कन्वर्ट हो गया. दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय, उसको एंजाइम का नाम बोलते हैं, ये तो सबस्ट्रेट हो गया रुबिस्को. तो रुबिस्को इसको कैटेलाइज करता है. रुबिस्को क्या है? ये क्या है? आरयूबीपी, रिबुलोज बाइफॉस्फेट. रुबिस्को क्या है? रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. ठीक है, नोट करेंगे. दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय रुबिस्को, that is ribulose biphosphate carboxylase, ribulose biphosphate carboxylate and carboxylase oxygenase. क्या मतलब हुआ? तो लोग गायब हो गए इस बीच में. देखो क्या मतलब हुआ. इस एंजाइम का यहां से मतलब CO2 और रिबुलोज को मिला करके 2PGA बना. PGA बनाने के लिए जिस एंजाइम ने काम किया उसका नाम था रुबिस्को. तो ये तो सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है. अब रुबिस्को क्या है? हमने कहा इसको RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज भी पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ सकते हो. रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये दो काम करता है. कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और ऑक्सीजन को भी फिक्स करता है. समझिए, ये दो काम करता है. कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स कर देता है और ऑक्सीजन को. क्या मतलब हुआ? अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है तब तक C3 साइकिल चलती रहेगी. क्यों? क्योंकि जब तक CO2 का कंसंट्रेशन जाता है तब तक RUBP CO2 से कंबाइन होगा. लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि CO2 का कंसंट्रेशन कम हो गया और O2 का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो गया, तो क्या होगा? ये O2 से कंबाइन करने लगेगा और जिसकी वजह से ये रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी और फूड बनने की प्रोसेस प्लांट में रुक जाएगी. क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर. ठीक है, और ऐसा होता है. ये वाला काम जो मैंने बताया कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ गया तो C3 साइकिल चलना बंद हो जाएगी. ये प्रोसेस इस वाले साइकिल में या इस तरह के प्लांट में तो पॉसिबल है. लेकिन कुछ प्लांट C4 प्लांट होते हैं जिनमें साइकिल अलग तरह से चलती है, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. उन प्लांट में ऐसा पॉसिबल नहीं है. CO2 का कंसंट्रेशन चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, वो इस प्रोसेस को लगातार चलाते रहते. इसका मतलब क्या है? एवोल्यूशन के दौर में, एवोल्यूशन के सीक्वेंस में कौन ज्यादा एडवांस है, C3 की C4? सर C4. राइट. तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से C4 ज्यादा एडवांस प्लांट है. क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो उनकी जो डार्क रिएक्शन है या उनकी जो केल्विन साइकिल है वो रुकने वाली नहीं है. लेकिन यहां पे केल्विन साइकिल क्या होगा? रुक जाएगी अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए. नोट करिए. नेक्स्ट, रिडक्शन. इन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, 2 ATP and 2 NADPH, 2 ATP and 2 NADPH are utilized to reduce
are utilized to reduce one molecule of CO2. Are utilized to reduce one molecule of CO2. Full stop. Next point. In this process, 2 PGA. In this process, 2 PGA convert into G3P. In this process, 2 PGA convert into G3P. Full stop. Next, regeneration. In regeneration process, the RuBP molecule regenerated. RuBP molecule regenerated as G3P gives a carbon molecule So as G3P gives a carbon molecule as G3P gives a carbon molecule. G3P gives a carbon molecule for the formation of glucose. Full stop. One last thing. For the synthesis of one glucose molecule, for the synthesis of one glucose molecule, Calvin cycle goes on 6 times. रिएक्शन क्या है? 6 RuBP, 6 RuBP के, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनने में क्या होता है? 6 RuBP चाहिए होते हैं, समझते आइए। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, प्लस टोटल कितने एटीपी लगते हैं? प्लस 18 एटीपी चाहिए होते हैं, 18 एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, प्लस कितने NAD चाहिए होते हैं? 12 NADH चाहिए होते हैं। ठीक है, अब बनता क्या है? ठीक है, अब टोटल बनता क्या है? दोबारा से 6 RuBP रिजनरेट हो जाते हैं, दोबारा फिर से वापस आ गए, क्योंकि इनको दोबारा ये काम करना है। ये तो ट्रांसपोर्टर है, डिलीवर किया फिर वापस आ गए, डिलीवर किया फिर वापस आ गए। प्लस क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है। क्या? हाइड्रोजन जुड़ गया तो रिड्यूस हो गई, तो क्या बना? C6H12O6, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। और क्या बनेगा? एटीपी में कन्वर्ट है, 18 एटीपी बनेंगे, एडीपी बनेंगे। और क्या बनेगा? NADH NAD में कन्वर्ट हो जाएंगे, 12 NAD का प्लस का फॉर्मेशन होगा। ये पूरी रिएक्शन है। ठीक है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितनी रिएक्शन होती है, समझ आया क्या? यस सर। तो बता दो इसी बात पे कितने टोटल एटीपी कंज्यूम हुए? फिर से, हु इज सुपर गर्ल और सुपर बॉय? बताओ। 18 और 12 कितना हुआ टोटल? 18 एटीपी इज इक्वल टू 18 एटीपी, और ये 12 एटीपी NADH किसके बराबर हुए? 12 into 3 कितना हुआ? 36। राइट, 36 एटीपी। टोटल कितने हो गए? अरे
54 हाँ राइट, 54 एटीपी टोटल खर्च हो गए। समझ आ गया क्या? यस ठीक है, शाबाश। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। ये रिएक्शन लिख लो इसी बात पे, और देखो किसी को कहीं पे डाउट हो पूछो। हाँ, मैं एक पॉइंट तो लिखवाना भूल गया, और ये क्वेश्चन है जो मेडिकल में ऑलरेडी पूछा, वो क्वेश्चन नोट कर लो। Rubisco is the most abundant protein in biological world. Rubisco is the most abundant protein in biological world. पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन Rubisco. Rubisco is the most abundant protein in this world, and it is also the most abundant, and it is also the most abundant enzyme of world. मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑफ वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन नीट का है कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये क्या है, एंजाइम कौन सा है? रूबिस्को है, और ये प्रोटीन का बना होता है, तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन भी है। ठीक है भाई, क्लियर? यहाँ तक डायग्राम हटाऊं? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप समझिए आपको पूरी फिजियोलॉजी समझने में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालिए C4 साइकिल, है ना, C4 पाथवे। C4 पाथवे सिंपल है, केल्विन साइकिल आपको समझ में आ गया। चलो समझते हैं C4 पाथवे क्या है। C4 साइकिल, एक सेकंड। C4 पाथवे चाहता हूँ आपको कैसे। आप देखो चलो पहले मैं आपको कौन सा डायग्राम दिखाऊं, पूरा इंजन को मैं तो क्या ही ठीक है। देखो अब सुनिए, यहाँ पर एक बात, मेरी बात को ध्यान समझना। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें C3 साइकिल मतलब डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही थी? एक ही सेल के अंदर, एक ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही थी कि नहीं हो रही थी? बताओ। यस इन पाथवे में C4 प्लांट में क्या होता है कि डार्क रिएक्शन अलग होती है और लाइट रिएक्शन अलग होती है। ठीक है, कैसे समझते हैं बात? आपका 100% फोकस मुझे इधर चाहिए। देखिए अब ये जो लीव्स होती हैं, ये लीफ हो गई, लीफ में ये बीच में आपके वेस्कुलर बंडल हो गए, और ऊपर की तरफ क्या होता है? देखो यहां पर वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ सेल्स होती है, और इसके ऊपर की तरफ मीजोफिल सेल होती है, हमको सब पता है। बंडल शीथ सेल जो होती हैं उनकी खास बात क्या होती है? दे आर इम्परमेबल फॉर व्हाट? दे आर इम्परमेबल फॉर ऑक्सीजन। दे आर इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन। आप समझो क्या होता है,
तो यहां पर होता क्या है कि C4 ये जो पाथवे है इसमें लाइट रिएक्शन होती है कहां पे, मीसोफिल सेल। मीसोफिल सेल में क्या होती है, लाइट रिएक्शन, ठीक है। और जो बंडल शीथ सेल होती हैं जो इम्परमेबल है CO2 के लिए, यहां पर क्या होती है, डार्क रिएक्शन। तो यहां पर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन अलग अलग होती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, यहां तक क्लियर है? अब देखो मीसोफिल सेल में क्या होता है, मीसोफिल सेल कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के लिए यहां पर RUBP नहीं है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने के लिए मीसोफिल सेल में एक एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम का नाम है PP कार्बोक्सिलेज। PP क्या है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। समझिए बात को। तो मेरा पहला क्वेश्चन, ये मेरा नहीं, नीट का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि C3 प्लांट में प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? अरे प्रभु ऐसे ना करो भाई, एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर तो हमने पहले पढ़ा, केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को कौन रिसीव कर रहा था सबसे पहले? RUBP। वेरी गुड, एक्सीलेंट, RUBP ले रहा था ना। यहां पर कौन रिसीव कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को? लिखा मैंने, राइट। तो डिफरेंस समझ में आया? C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का प्राइमरी एक्सेप्टर है RUBP और यहां पे कौन है, PP। क्लियर? यस सर। PP ने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। PP 3 कार्बन से कंपाउंड बनाया, 3C। एक कार्बन का कंपाउंड कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन, 4C है ना। तो यहां पर क्या होता है देखिए, राइट, यहां पर क्या हुआ कि PP ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव किया और 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सिलोएसिटिक एसिड बना दिया, ऑक्सिलोएसीटेट, OAA। यहां पर पहला कंपाउंड जो बन रहा है ये 4 कार्बन से बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C4 साइकिल। तो वहां पर C3 प्लांट में पहला कंपाउंड जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स होने से, वो 3 कार्बन से बना है, इसीलिए उसको C3 साइकिल बोलते हैं। यहां पर पहला कंपाउंड 4 कार्बन से बना है, इसीलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं। क्लियर है? ऑक्सिलोएसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है, ये कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, ये 4C कंपाउंड है। मैलेट मीसोफिल सेल से ट्रांसफर हो जाता है बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल जाने के बाद मैलेट ब्रेक हो जाता है, मैलेट एक कार्बन को रिलीज कर देता है और फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 कार्बन के कंपाउंड में, पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में चली जाती है। तो यहां पर C3 साइकिल कहां चल रही है, बंडल शीथ में। अब यहां पे रुबिस्को इसको, इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेगा, RUBP लेगा, RUBP। अब RUBP यहाँ पे RUBP सेकेंडरी कार्बन का एक्सेप्टर, RUBP ने ले लिया, केल्विन साइकिल चली, शुगर बन गई और ये पाइरुवेट फिर से वापस आ गया, पाइरुवेट फिर से PP में कन्वर्ट हो जाता है और ये साइकिल चलती रहती है। तो आधी साइकिल चलती है मीसोफिल में, आधी केल्विन साइकिल में। अब RUBP कहां पे मौजूद है, बंडल शीथ में। बंडल शीथ में ऑक्सीजन जा नहीं सकती, इसलिए ये जो प्लांट है ये ज्यादा इवॉल्व प्लांट है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो C4 प्लांट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है क्या? यस सर। वेरी गुड। अगर ये क्लियर हो गया C4 साइकिल, तो ये था हमारा C4 साइकिल। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये साइकिल लिखवा दूंगा, समझा दूंगा। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिए, अगर कहीं दिक्कत हो तो बताइए। देखो भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। आज की पूरी क्लास अदिति समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अंशिका, अर्पित, अर्पित तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देती भाई। यस सर। सब कुछ समझ में आ गया? लीजा, ओके ग्रेट। लीजा, Yes, sir. वेरी गुड। रोशनी, सूरत, ऑल क्लियर? यस सर। ठीक है, ग्रेट। तो इसको फिर से एक बार पढ़िएगा, जो मैंने आपको समझा दिया। अभी तो आपको लग रहा होगा समझ में आ गया, लेकिन अगर आप इसका रिवीजन नहीं करोगे तो यकीन मानो इसको आपके दिमाग से उड़ने में टाइम लगेगा। आफ्टर द क्लास आई एक्सपेक्ट यू ऑल विल एटलीस्ट गिव 10 मिनट टू रिवाइज इट। जो मैंने पढ़ाया सिर्फ 10 मिनट एक बार देख लेना, आपके लिए हमेशा आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आज आपने रिवीजन नहीं किया तो आपके दिमाग से उड़ जाएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं।
C4 साइकिल पढ़ेंगे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे और अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इससे Yes, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके मेडिकल में भी और आपके स्कूल में पूछा, ठीक है। चलो yes. ठीक है, चलिए Thank मिलते हैं you. नेक्स्ट क्लास में, है ना। वेलकम, वेलकम भाई, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।